नमस्कार बच्चों, मैं वंदना वर्मा, प्रवक्ता नारी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज, आज कक्षा 12 विषय गणित के पाठ 4 सारणिक का भाग 3 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बच्चों, इसके पहले आप भाग 1 व भाग 2 के व्याख्यान देख चुके हैं, जिसमें आपने भिन्न कोटि के सारणिकों का प्रसार को समझा था तथा उसका अनुप्रयोग निर्देशांक ज्यामिति में किया था, जिसके अंतर्गत हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात किया था, 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध ज्ञात किया था तथा साथ ही 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र भी ज्ञात किया था। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपने उन दोनों भाग के व्याख्यानों को अच्छे से समझा होगा और उनसे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास भी किया होगा। तो चलिए इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सारणिक के भाग 3 की ओर और देखते हैं आज के हमारे शिक्षण बिंदु क्या हैं। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम करेंगे पुनरावलोकन, अर्थात जो हम पढ़ चुके हैं हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। इसके बाद हम सारणिकों के गुणधर्म को समझेंगे। बच्चों, सारणिकों के गुणधर्म से संबंधित प्रश्न बोर्ड परीक्षा में प्रतिवर्ष अवश्य ही पूछा जाता है, इसलिए आप सारणिकों के गुणधर्म को अच्छे से समझिए और उनसे संबंधित प्रश्नों को अभ्यास कीजिए। इसके बाद हम सारणिकों के गुणधर्म पर आधारित कुछ प्रश्नों को करेंगे, जिससे कि हम सारणिकों के गुणधर्म को और अच्छे से समझ पाएंगे तथा अंत में गृह कार्य। तो अब देखते हैं हम पुनरावलोकन। बच्चों, आव्यूह पाठ में आपने आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाओं को सीखा था। वहां पर जिस प्रकार से आपने आव्यूह की प्रारंभिक संक्रियाओं को सीखा था, उसी प्रकार अब हम यहाँ पे भाग 3 में सारणिक के गुणधर्मों को सीखेंगे। परंतु बच्चों, ये आपको देखने में तो कुछ समान लगेंगी, परंतु वास्तव में ये एक दूसरे से भिन्न होती हैं। इसलिए मैं ये कहूंगी कि आप पहले आव्यूह पाठ में जो आव्यूह की संक्रियाएं हैं उनको बहुत अच्छे से समझिए, उसके बाद ही आप सारणिक के गुणधर्मों को समझने का प्रयास करिए, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हम देखते हैं, आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हमने निम्न प्रारंभिक संक्रियाओं का अनुप्रयोग किया था। बच्चों, आव्यूह पर 6 प्रकार से हम प्रारंभिक संक्रियाएं लगा सकते हैं। 3 प्रारंभिक संक्रियाएं हम उसकी पंक्तियों पर लगा सकते हैं तथा 3 प्रारंभिक संक्रियाओं को उनके स्तंभों पर लगाया जा सकता है। तो देखते हैं वे क्या हैं। प्रथम प्रारंभिक संक्रिया इस प्रकार से प्रतीकात्मक रूप में लिखी जाती है, जिसके अनुसार हम किसी भी आव्यूह की 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय कर सकते हैं या आपस में उनको परिवर्तित कर सकते हैं। और प्रतीकात्मक रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, अर्थात आईवी पंक्ति व जेवे पंक्ति का परस्पर विनिमय, यहाँ पे आईवे स्तंभ और जेवे स्तंभ को का परस्पर विनिमय कर दिया। यह है द्वितीय प्रारंभिक संक्रिया। इसके अनुसार हम आव्यूह की किसी भी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को एक शून्येतर संख्या के, बच्चों यहाँ पे के एक शून्येतर संख्या है, शून्येतर संख्या के से गुणा कर सकते हैं। तो इसको प्रतीकात्मक रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, अर्थात आईवी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को शून्येतर संख्या के से गुणा कर दिया तथा आईवी स्तंभ के प्रत्येक अवयव को हमने एक शून्येतर संख्या के से गुणा कर दिया। तीसरी प्रारंभिक संक्रिया में हम देखेंगे कि किसी भी आव्यूह की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी शून्येतर संख्या के से गुणा करने पर, बच्चों यहाँ भी के एक शून्येतर संख्या होगी, के से गुणा करके हम उसको किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव में योग कर सकते हैं, जिसे कि इस प्रकार से लिखा है, जैसे कि हमने जेवी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को के से गुणा कर आईवी पंक्ति के संगत अवयवों में योग कर दिया तथा यहाँ पे जेवे स्तंभ के प्रत्येक अवयव को शून्येतर संख्या के से गुणा कर उसको आईवे स्तंभ के प्रत्येक अवयव से हमने योग कर दिया। तो ये थी बच्चों आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं। अब हम देखते हैं सारणिकों के गुणधर्म। सारणिकों के गुणधर्म में सर्वप्रथम
पहला गुणधर्म है किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर, बच्चों यहाँ पे यह मिस हो गया है, करने पर अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पे इसका हिसाब से हम क्या करेंगे, हम जितनी भी पंक्तियां हैं उनको स्तंभ में परिवर्तित कर देंगे, अर्थात प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ हो जाएगी, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ तथा तृतीय पंक्ति तृतीय स्तंभ बन जाएगी। तो यहाँ पे एक उदाहरण के लिए हमने एक सारणिक लिया है और इसका हम प्रसरण करते हैं। बच्चों आपको बता चुके हैं कि किसी भी सारणिक का प्रसरण हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं, और आपको यह भी बताया था कि वह पंक्ति या वह स्तंभ आप लीजिए जिसमें कि अधिकतम शून्य हो, जैसे कि यहाँ तृतीय स्तंभ में है। इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है और टाइम भी बचता है। परंतु चूंकि मैं यहाँ पे आपको यह गुणधर्म सत्यापित करके बता रही हूँ, तो मैं आपको प्रथम पंक्ति के सापेक्ष ही करूंगी, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम इसका प्रसरण करते हैं। यहाँ पे मैं R1 के सापेक्ष प्रसरण करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 1, और 1 का उपसारणिक होगा 0 माइनस 0, उसके बाद माइनस 2, 2 का उपसारणिक हमारा हो जाएगा 0 माइनस 0 तथा प्लस 4, इसका उपसारणिक हमारा होगा -1 माइनस 12। तो 0 माइनस 0 बच्चों 0, 0 इंटू 1 0 करेंगे, फिर यहाँ 0 माइनस 2 इसको आप गुणा करेंगे तो ये आपका 0 आएगा, प्लस 4 इंटू माइनस 13। तो ये हमारा आया इस सारणी का मान -52। अब हम इस गुणधर्म को लगाते हैं और सभी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर देते हैं, और इस सारणी को हम मानते हैं डेल्टा 1। तो अर्थात यहाँ पे जो प्रथम पंक्ति है यह प्रथम स्तंभ बन जाएगी, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ तथा तृतीय पंक्ति तृतीय स्तंभ बन जाएगी। अब हम इसका मान निकालते हैं और देखते हैं कि क्या ये दोनों सारणिक के मान बराबर आते हैं। तो हम फिर से मैं इसको आपको R1 के सापेक्ष करके दिखाती हूँ प्रसरण करने पर। तो यहाँ पे 1 हमने लिया और इसका उपसारणिक आप लिखेंगे 3 इंटू 0 माइनस 0 माइनस 1, ये -1 का उपसारणिक होगा 2 इंटू 0 0 माइनस 4 प्लस 4, और 4 का उपसारणिक होगा 2 इंटू 0 0 माइनस 12। तो ये हो जाएगा 1, 0 माइनस 0 होता है 1, तो 1 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इंटू माइनस 4 प्लस 4 इंटू माइनस 12, और 1 इंटू 0 बच्चों 0 होता है, 1 को आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -4, और 4 इंटू -12 करेंगे तो -48 मिलेगा। तो ये आ गया हमारा -52। तो हम देख रहे हैं बच्चों, जब पहले हमने सारणिक का मान निकाला तब वह -52 आया, और जब हमने पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया तब भी यह मान आ गया -52। अतः यहाँ पे हमारा आ गया डेल्टा बराबर डेल्टा 1। तो इस प्रकार से हमने गुणधर्म प्रथम गुणधर्म को सत्यापित कर दिया। बच्चों इस गुणधर्म से हम एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी आव्यूह के सारणिक का मान उसके उस आव्यूह के परिवर्त सारणिक के मान के बराबर होता है। जैसा कि आप यहाँ पे दिख रहा है, जब हम पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर देते हैं तो वह उस आव्यूह का क्या हो जाता है, परिवर्त हो जाता है। और यहाँ पे आपने देखा कि दोनों ही स्थिति में जो सारणिक के मान निकल रहे हैं वे समान है। तो यहाँ से हमें यह भी निष्कर्ष एक प्राप्त होता है। अब हम आते हैं गुणधर्म द्वितीय गुणधर्म पे। यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, परंतु चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इसको हम प्रतीकात्मक रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, अर्थात आईवी और जेवी पंक्ति को परस्पर बदलना या आईवी स्तंभ और जेवी स्तंभ को परस्पर विनिमय कर देना। तो आप देखते हैं इसको, यहाँ पे उदाहरण के लिए हमने एक सारणिक लिया है 2, ये -1 -2, इस प्रकार से ये सारणिक लिया है। तो पहले हम इसका प्रसरण करके देखते हैं बच्चों। फिर से हम इसको R1 के सापेक्ष आपको दिखाती हूँ, R1 के सापेक्ष इसका प्रसरण करेंगे तो ये होगा 2, और 2 का जो उपसारणिक होगा वह
0 माइनस 5, उसके बाद -(-1) और -1 का उपसारणिक होगा 0 -(-3), इसके बाद -2 और -2 का उपसारणिक होगा 0 -6। तो बच्चों इसको देखते हैं क्या आएगा, ये 2 इंटू -5 माइनस प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू 3 और -2 इंटू -6, ये हो जाएगा हमारा -10 प्लस 3 -12। तो बच्चों आप इसको जब हल करेंगे तो ये आपको मिलेगा, ये बच्चों -2 इंटू -6 यहाँ पे +12 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -7 + 12 अर्थात ये आ जाएगा हमारा 5। अब हम इसमें गुणधर्म 2 लगाते हैं। गुणधर्म 2 लगाने पे हम क्या करते हैं, इसमें R1 और R3 को परस्पर परिवर्तित कर देते हैं। तो हम इसको मानते हैं सारणिक डेल्टा 1 के उससे प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे हम R1 की जगह पे तृतीय पंक्ति लिखेंगे, यानी 3 -5 0, द्वितीय पंक्ति वैसे ही रहेगी। और यहाँ पे 2 -1 -2। अब हम फिर इसको R1 के सापेक्ष प्रसरण करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3, उपसारणिक अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, -4 माइनस यहाँ पे 1 -5 और यहाँ पे आप करेंगे तो 0 इंटू -2 0 हो जाएगा, -2 फिर +0। अब 0 बच्चों यहाँ पे ये जो 0 आया है इसके साथ आप चाहे तो लिख दें और ना भी लिखें तो चलेगा, क्योंकि आप 0 से इसके उपसारणिक को यदि गुणा करेंगे तो वह 0 ही आएगा। तो 0 -4, तो ये हो जाएगा हमारा 3 -4 -1 आएगा -5 और यहाँ पे माइनस माइनस ये 5 हो जाएगा, 5 इंटू 2 यानी -15 + 10 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -5। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा मान तो दोनों स्थिति में क्या आया, 5 आया, परंतु चिन्ह बदल गया। यहाँ पे ये प्लस का 5 था जबकि यहाँ पे माइनस का 5 हो गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा जब हम पंक्तियों और स्तंभों का परस्पर विनिमय करते हैं तो मान वही रहता है परंतु चिन्ह बदल जाता है। अब बच्चों यदि आप घर पे इसका अभ्यास करिएगा कि आप C1 पंक्ति और C3 पंक्ति को आपस में विनिमय करके देखिएगा तो आप क्या पाएंगे, जो उसका मान निकलेगा वो तो 5 ही होगा परंतु अब चिन्ह आपका क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं गुणधर्म 3 पे। गुणधर्म 3 के अनुसार यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान है तो सारणी का मान 0 होता है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण लेती हूँ। मान लीजिए एक हमने लिया 1 -2 3 6 5 4 और 1 -2 3। ठीक है, तो इसका मान बच्चों क्या होगा, 0। ये आप इसका प्रसार स्वयं करके देखिएगा, इस सारणी का मान 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे R1 बराबर R2 है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं। अगर मान लीजिए हमने एक स्तंभ लिखा 2 -4 6 और यहाँ भी लिख दिया 2 -4 6 और यहाँ 6 5 11। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा C1 स्तंभ C2 स्तंभ के बराबर है। बच्चों यहाँ पे ये R1 R3 के बराबर है, R1 R3 के बराबर है। यहाँ पे C1 C2 के बराबर है तो इसका भी मान कितना होगा, ये हमारा 0 होगा। तो अगर आपके सवाल में ऐसी कोई सारणिक आती है कि उसके दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान है तो आप उसको बिना हल करे इस गुणधर्म के अनुसार आप उसका मान 0 लिख सकते हैं। इसी में एक और निष्कर्ष हम निकालते हैं कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो सारणिक का मान 0 होता है। मान लीजिए मैंने एक प्रथम पंक्ति ली जो 0 है, पूरे उसके प्रत्येक अवयव 0 है, या -1 2 3 और 4 -5 6। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रथम पंक्ति 0 है, इसका भी मान क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ये भी आप बिना प्रसरण करे लिख सकते हैं। और ये वैसे भी आप जानते हैं कि अगर हम 0 के प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसरण करेंगे तो जो अवयव है उसको जब हम सारणिक से गुणा करेंगे तो आपको मान क्या मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इसको बिना प्रसरण करे आप इन गुणधर्मों का प्रयोग कर इस प्रकार से मान लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं गुणधर्म 4 पे।
यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं तो सारणिक का मान भी k से गुणित हो जाता है। अब हम इसके लिए एक सारणिक लेते हैं डेल्टा, जिसमें कि हमने लिया a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अगर बच्चों हम इसका मान ज्ञात करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि a1, इसका हम प्रसरण करेंगे। हम इसका प्रसरण कर रहे हैं किसके सापेक्ष, c1 के सापेक्ष इसका प्रसरण कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा a1 b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस a2। ठीक है, तो अब a2 का जो सारणिक होगा वो होगा b1 c3 माइनस b3 c1 प्लस a3 का सारणिक होगा b1 c2 माइनस b2 c1। अब बच्चों हम जो एक सारणिक लेते हैं, हम एक डेल्टा 1 सारणिक और लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि ये गुणधर्म का उपयोग करते हैं, यानी कि उसकी एक पंक्ति में हम k से गुणा कर देते हैं। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, c1 में हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, हमने कर दिया k c1, तो ये हो जाएगा k a1 k a2 k a3, इसके बाद b1 c1 b2 c2 b3 c3। तो अब इसका हम प्रसरण करेंगे तो बच्चों देखिए क्या आएगा, हम c1 के सापेक्ष इसका प्रसरण कर रहे हैं, तो ये आएगा k a1 b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस k a2 b1 c3 माइनस b3 c1 प्लस k a3 b1 c2 माइनस b2 c1। तो आप देख रहे हैं यदि हम इसमें से पूरे में से k कॉमन ले लें तो हमें जो बाकी का मान मिलेगा वो किसके बराबर है बच्चों, वो यही मान आपको मिलेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, k डेल्टा। ठीक है, तो यही हमारी चौथी गुणधर्म है कि यदि हम किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में एक अचर k से गुणा करते हैं तो सारणिक का मान भी k से गुणा हो जाता है। इसी को हम एक और निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि किसी सारणिक में, मान लीजिए एक आपको ये सारणिक दिया है, तो आप इसकी किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से उभयनिष्ठ गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ये सारणिक मान लीजिए दिया है तो हम इसका k निकाल के और बाकी का सारणिक डेल्टा इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी से हम लोग एक और टिप्पणी देखते हैं, यदि एक सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों के संगत अवयव समानुपाती हैं तब उस सारणिक का मान 0 होता है। चलिए इसके लिए भी हम एक डेल्टा 2 सारणिक लेते हैं। ये एक हमने सारणिक ली बच्चों। ठीक है, अब देखिए आप देख रहे हैं कि प्रथम पंक्ति में आपको कुछ उभयनिष्ठ मिलेगा। इसमें सब में क्या कॉमन है बच्चों, 3 कॉमन है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 × 2 3 × 3 3 × -4। और इसी प्रकार से इसमें भी आप देखेंगे तो क्या मिल रहा है आपको 4 × 2 4 × 3 और 4 × -4। और नीचे हमारा 6 11 15। तो बच्चों अभी हमने जो चौथा गुणधर्म पढ़ा उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि हम किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो हम इसमें से प्रथम पंक्ति से हम क्या निकालेंगे, 3 निकालेंगे। ठीक है बच्चों, और द्वितीय पंक्ति से हम क्या निकालेंगे, 4 निकालेंगे। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 2 3 -4, यहाँ पे भी 2 3 -4 6 11 15। ठीक है बच्चों, तो अब आपने गुणधर्म 3, अभी हमने गुणधर्म 3 पढ़ी कि किसी भी सारणी की यदि दो पंक्तियां दो स्तंभ समान होंगे तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो बच्चों ये भी हमने सत्यापित कर दिया। तो यदि आप देखते हैं कि मतलब ये तो मैंने आपको पूरा करके दिखाया, परंतु आपको कोई भी सारणी इस प्रकार से मिलता है जिसमें कि कोई दो पंक्तियों या कोई भी दो अवयवों के
दो पंक्तियों या दो स्तंभों के जो अवयव हैं वे समानुपाती हैं, तो आप उसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम आते हैं गुणधर्म 5 पे। गुणधर्म 5, इसके अनुसार यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों, तब सारणी को दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बच्चों, हम उदाहरण के लिए सारणिक लेते हैं। इस सारणिक के पहली पंक्ति के अवयव हम यहाँ पे इस प्रकार से ले रहे हैं कि वे दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हैं, जैसे A1 प्लस K1, A2 प्लस K2, A3 प्लस K3, और ये द्वितीय पंक्ति है बच्चों B1, B2, B3, C1, C2, C3। अब बच्चों इसको इस गुणधर्म के अनुसार हम देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं। हम इसको दो सारणिकों के योगफल के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, A1, B1, C1, A2, B2, C2, और यहाँ पे A3, B3 और C3। और दूसरी जो सारणिक होगी बच्चों, तो यहाँ पे जो प्रथम पंक्ति में जो दूसरा पद है प्रत्येक अवयव में उसकी बनेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे K1, K2, K3, और जो द्वितीय एवं तृतीय पंक्ति बच्चों हम लोग वैसे ही उतार देंगे जैसी है, C1, C2, C3। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए इसमें हम एक और पद मान लीजिए इसमें जोड़ते हैं, इसमें हम एक और पद में जोड़ती हूं, तो हमारा ये इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। मान लीजिए इसमें मैंने जोड़ दिया λ1, λ2 और यहाँ पे जोड़ दिया बच्चों λ3। तो हम इसको एक और सारणिक के योग के रूप में लिख सकते हैं। तब हम यहाँ पे प्रथम पंक्ति हमारी होगी λ1, λ2, λ3, और जो द्वितीय और तृतीय पंक्तियां होंगी वह वैसे ही हम उतार देंगे, B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो इस प्रकार से यह है गुणधर्म 5। और अब आगे देखते हैं। अब हम आते हैं गुणधर्म 6 पे। यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है। चलिए फिर से हम एक उदाहरण लेते हैं, एक सारणिक लेते हैं जिसमें कि हम इसमें लिखेंगे A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। और हम इसमें यदि यही गुणधर्म लगाते हैं, क्या अब हम इसमें ये करते हैं कि हम इसमें R1 में R1 प्लस KR2 करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, R1 के अवयवों में हमें K यानी कि जो R2 यानी कि द्वितीय पंक्ति के संगत अवयवों में हम K को जोड़ के और इसमें A1 के संगत अवयवों में योग R1 के संगत अवयवों में इनका योग कर देंगे। तो ये हो जाएगा A1 प्लस KA2, B1 प्लस KB2 और यहाँ पे C1 प्लस KC2। तो ये हो जाएगा A2, B2, C2, A3, B3, C3। ये C2 है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो बच्चों, तो सारणिक का मान वही रहता है। अब हम इसको सिद्ध करते हैं। अभी हमने गुणधर्म 4 देखा कि इसके योग के रूप में लिखा है, तो हम इसको दो सारणिकों के योगफल के रूप में विभक्त कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 प्लस में आप क्या लिखेंगे KA2, KB2, KC2 और यहाँ पे A2, B2, C2, A3, B3,
C3। अब आप देखेंगे गुणधर्म 3 में हमने पढ़ा है कि यदि दो पंक्तियां समानुपाती होती हैं तो उनका मान 0 होता है। तो बच्चों ये वाला जो सारणिक है ये हमारा 0 हो जाएगा और सिर्फ हमें क्या मिलेगा, यही वाला सारणिक A1 B1 C1 A2 B2 C2 और यहाँ पे A3 B3 C3 हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये हमने इसको सिद्ध कर दिया बच्चों, ठीक है। तो ये थे हमारे 6 गुणधर्म। अब हम इनसे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे है पहला प्रश्न, बिना प्रसरण किए और सारणिकों का गुणधर्म प्रयोग कर हमको यह सिद्ध करना है। बच्चों जब बिना प्रसरण किए होता है तो इसका मतलब होता है आपको प्रसरण नहीं करना है, आपको सिर्फ सारणिकों का गुणधर्म का ही प्रयोग करना है। तो हम इसमें कौन सी प्रमेय, इसमें हम गुणधर्म वह लगाएंगे जो हमने अभी जस्ट लास्ट गुणधर्म 6 पढ़ी है। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें स्तंभ 3 में C3 के अवयव के साथ द्वितीय स्तंभ के अवयवों में -9 का गुणा कर देंगे और उसके C3 के संगत अवयवों में योग कर देंगे। सबसे पहले तो हम इसका LHS ले लेते हैं। LHS हमारा आया 2 3 5 7 8 9 65 75 86। ठीक है बच्चों, तो अब हम यही इसमें गुणधर्म लगाते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, पहला स्तंभ ऐसे ही लिख देंगे और तृतीय स्तंभ में हम यह लगाएंगे गुणधर्म। तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 65 - 9 इंटू 7 75 - 9 इंटू 8 86 - 9 इंटू 9। इसको हम और हल करेंगे तो हमें मिलेगा 2 3 5 7 8 9 65 - 63 75 - 72 86 - 81। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको और सरल करेंगे तो आएगा 2 3 5 7 8 9, ये आ जाएगा 2 3 और ये 5। अब आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पे C1 C3 के बराबर है, यानी कि प्रथम स्तंभ और तृतीय स्तंभ समान है। तो इसका मान क्या होगा, 0, जो कि RHS के बराबर हो गया। यहाँ का हम LHS लेते हैं तो ये हमारा आएगा X Y Z A B C X + A Y + B और Z + C। तो यहाँ पे बच्चों हम वह गुणधर्म लगाएंगे कि हम किसी भी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के संगत अवयवों के समान गुणजों का योग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम C1 में बच्चों लिखेंगे C1 + C2। तो ये हमारा हो जाएगा X + A Y + B Z + C। यहाँ पे आएगा A B C X + A Y + B Z + C। और यहाँ पे आप देख रहे हैं C1 जो है C3 के समान है, जो कि हमने गुणधर्म में पढ़ा था। तो ये किसके बराबर होगा, 0। ये हो गया हमारा RHS। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बिना प्रसरण किए हम सारणिकों का मान ज्ञात करते हैं और ऐसे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब गृह कार्य में है, सारणिकों के गुणधर्म प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों का आपको सिद्ध करना है। बच्चों इनमें अब जब सारणिकों के गुणधर्म लिखा है तो आप क्या करेंगे, गुणधर्म लगाकर आप यह प्रयत्न करेंगे, यह प्रयास करेंगे कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अधिकतर अवयव 0 हो जाएं और फिर उनको हल करेंगे। बच्चों आप इनका अभ्यास करिएगा। Namaskar students, I am Mrs. Kavita Upadhyay, your English teacher. Once again, I welcome all the students of class 10 to their English class. Let us begin the lesson. This is unit composition. We have already studied 3 parts of unit composition. This is part 4 of that unit. We have learnt in the previous parts writing process, that is CODER, coder. I hope you remember what is coder rule.
Writing controlled composition, paragraph and short compositions. We have already attempted these things. Controlled composition, paragraph writing and short composition. We have learned the use of connectors. We have learned the use of active and passive voice, where to use active and where to use passive. And we have learned some describing words. And we have used them in writing. Now, before we begin today's lesson, students, here is my question for you. Before people began to use telephones and internet, how did they communicate with people who were away from them? The answer is simple. They used ink and pen to write on a paper, and that was carried to the person to whom the message was meant by a messenger, or even they used pigeons, and these were called letters. This is the history of letters. It is a long history. Now we write letters. Objectives of today's lesson are to help you know the types of letters. How many types of letters are there? That will be told to you. Then to help you know the important steps in writing informal letters. Students, this part of the lesson is going to deal with informal letters. We will tell you the important steps in writing informal letters. Then to tell you the format of informal letters. Format. When we write letters, format is an essential part of it. That will be told. To practice writing informal letters. Now we come to letter writing. Let us know what letter writing is. All of us write letters to communicate with people who are away from us. If the people who are not living with us, who are studying, staying away from us, we write letters to them if we wish to send some message to them. The purpose of writing a letter can be to invite, to inform, to apply for a job, to express sympathy, to complain, etc. These are various purposes, and there are several others also. Every letter has a sender, a receiver, and a situation. When a letter is written, there should be a sender. Sender means a person who is sending the letter, who is writing the letter to somebody, and a receiver. A receiver is a person who receives the letter, for whom the letter is written, and a situation. And there should be a situation which gives a sense of purpose for writing the letter. What is the need of writing the letter? That is the situation. Now, types of letters. How many types of letters are there? There are two types of letters, informal letter and formal letters. Informal letters are also called personal letters because they are written to people who have personal relations with us, like our friends, relatives, or family members. And formal letters are written to people with whom we have formal relationship, not personal relationship. They may be related to us officially, or because of some business we are doing with them. So formal letters are written to officers, ministers, to principal, business relations, to apply for a job, to editor, and to the people you don't know personally. Now, things to be kept in mind while writing a letter. When you are writing a letter, what things you should keep in mind first? First is the purpose. The situation will give you the purpose for what you are writing the letter. That is the main content of your letter. Then person to whom it is being written. That is the receiver. Who is going to be the receiver of the letter? This will help you to choose the correct format. When you keep in mind the person to whom you are writing, it will give you an idea whether you have personal relationship with that person or official relationship with that person. And if you have personal relationship with that person, you will use informal letter format. And if you have official relationship, you will use formal letter format. Third thing that you have to keep in mind is tone. That should be adopted. If you are writing a formal letter, tone should be formal. Tone means the language, the type of language which you are going to use, the phrases, the expressions, they should be formal if it is a formal letter. And for informal letter, language should be informal.
We will discuss it in detail later on. Action required and suggestions. If you're writing a letter with a purpose, there should be some action required, some suggestions, or anything, any content of the letter, you should just organize it. CODER, you remember that? C means collect your ideas. There should be ideas and they should be organized. Completeness and conciseness of expression. Expression should be concise, that should be to the point, and it should be complete. Okay? These things have to be kept in mind while writing a letter. Now, format of an informal letter. When you are writing an informal letter, you should write the letter in correct format. And this is the correct format of writing the letter. First thing is, it is left aligned. Why? Because everything is beginning from the left. Every line begins from left and there is no use of comma in the address. This is called block format. Earlier when we used to write address, we used to write it with comma. No use of comma is here. Sender's address is the first thing that we write. Then comes date. Then comes salutation. Salutation means greeting the person who you are writing to. And then comes the body of the letter. Body of the letter includes 3 paragraphs in a personal letter. First is introduction. Then the purpose or the theme. This is the content, main content of the letter. Then comes conclusion part. And after that, in the end, you use subscription. Subscription and then signing off. You write your name and sign off. We will discuss these steps in detail further. First, note down sender's address, then date, then salutation, then body of the letter comprising 3 paragraphs, introduction, purpose, conclusion, and subscription and signing off. These are the steps in writing the letter. We shall discuss them in detail now. Important steps in writing an informal letter are, first thing that you have to keep in mind is left aligned letter format is to be used. Earlier there were indented forms also, but nowadays only left aligned letter formats are used. These are current. You should learn them only. Sender's address. When you are writing the sender's address in informal letter, it should be short. Maximum 2 or 3 lines. And even if you mention the place, name of the place from where you are writing, that is sufficient. Like you are writing a letter from Dehradun, maybe some college or school, don't write the name of the college, just write Dehradun and that is sufficient. No use of comma in the end of each line while writing the address. Date, June 11, 2020 or 11 June 2020. This is the best way to write. When you write month in words, this is the best way to write because it saves you from all sorts of confusion. Because in America, if you read this date, it will be, month is this, November. November 6, 2020, because we write month first in American form. But Britishers write day first and then month. So it will be 11th June. So to avoid this sort of confusion, we should write date as June 11, 2020 or 11 June 2020. When you are writing June 11, 2020, you should use a comma between 11 and 2020. Now after the date, we write salutation. Salutation means greeting the person you are writing, addressing the person. That means dear mummy, my dear Ritika, or respected Dadaji. If you are writing to elderly person, you can write respected Dadaji. Respected and dear or my dear can be used. Now comes the content of the letter. First is introduction, then purpose, and then conclusion. For the purpose, you know the situation you are writing in, and then you have already learned paragraph writing. This purpose is a paragraph. You have to organize the matter that you have in mind and then write a paragraph, and that will fit in as a purpose. Then comes conclusion. Subscription. Yours lovingly. This is informal kind of subscription which cannot be used in formal letters. Yours lovingly, with love, yours affectionately, your obedient son or your obedient daughter. Okay? These give personal touch to letter, these expressions. So these are called personal letter subscriptions.
Some expressions to be used in informal letters. In introduction, you can use these expressions like how are you, hope all is well at your end. That means you express your concern for that person you are writing to. Then, it has been long since I heard from you last. This expression can be used if you have not received a letter from that person for a long time. It has been long, long means long time since I heard from you last. It was a pleasant surprise to learn that. If you have heard something about that person, maybe through someone else or through a letter written by him, you can say it was a pleasant surprise to learn if it is a good news. And if it is a bad news, you can write, my heart was saddened to learn that. I hope you are doing well. These are the expressions with which you can begin your letter. These can be used in introduction. And for conclusion, you can write, convey my regards or greetings to, and note contractions like I'm, can't, wouldn't, it's can be used in informal letters. I am means I am. I am is contracted to form I am. Can't means can, not. So this kind of expressions can be used because these are informal in nature. But these expressions, these words cannot be used in formal letters because formal letters should have formal tone. These don't suit that. Now let us check our progress. We have learnt a lot about letters and informal letters in particular. Let us check what we have learnt. Now let us check our progress. Now, here is a true-false type question for you. State whether true or false. You have to tell whether these statements are true or false. You can do it in your own notebook. You can use these signs to indicate true and false. The first statement is, a letter inviting my friend must be an informal letter. Second is, we should not write the sender's address in an informal letter. The third is, we cannot use contractions in an informal letter. Fourth is, the date can be written as July 15, 2020. Fifth is, we must not underline the date in an informal letter. Sixth is, we write an informal letter to our principal. Now keep in mind your relationship with your principal, then answer the question. Seventh is, we write the receiver's address in an informal letter. Who is the receiver? Receiver is the person to whom the letter is written. Do we write the receiver's address in an informal letter? The date is written in the top right corner. Ninth is, the salutation is written after the date in an informal letter. And the last one, the 10th is, nowadays letters are written in a right-aligned format. I hope you've written all your answers. Let us check the answers now. The first is, a letter inviting my friend must be an informal letter, and it is true. This is an informal letter because I have informal relationships or personal relationships with my friend. We should not write the sender's address in an informal letter. This is false because the first thing we write is the sender's address in an informal letter. We cannot use contractions in an informal letter. This is false. We can use contractions like can't, I'm, you've. Fourth is, the date can be written as July 15, 2020, and it is true. July 15, 2020 or 15 July 2020, both are correct. And even if you use only numbers to write date, that is also correct. We must not underline the date in an informal letter. This is true. Date is never underlined in letters.
We write an informal letter to our principal. This is false because we have formal relationship with our principal. We don't have informal relationships with our principal. So we write formal letter to our principal. Seventh is we write the receiver's address in an informal letter. No, it is false. Receiver's address is not written in an informal letter. So this statement is false. The date is written in the top right corner. This is false because we are using left align format. The salutation is written after the date in an informal letter. This is true. Salutation is written after the date. First sender's address, then date, and then comes salutation. Nowadays, letters are written in a right align format. This is false because we are using left align format these days. Hope you have got them all correct. Now let us proceed. Point out the mistakes in this letter. Here's a letter for you, an informal letter. Do you think it is written correctly? First thing the person writes is date, 27/7/2020. Then he writes, Papa, I need money to buy a computer. Please send me 35,000 rupees. I am going on an educational tour. I will tell you later how much money I will need for that. Suraj. Now what is the mistake? First thing, he has not written the sender's address, which is the first step. Second, he has written the date as 21/7/2020. It is not wrong. We cannot say it's wrong. It's right, but it's not preferable. Papa. Instead, he should have said, Dear Papa or respected Papa. Show some affection or respect for the person you are writing to. Then, introduction part is missing. He has just come to the point. He needs money and he has just written how much money he needs and what else he will require in future. He has just mentioned that. Introduction part is missing. Then no conclusion. He has not inquired about the health of his brothers or sisters or even mother. He has not written anything about his other family members. He has not conveyed his regards to anybody. And then he has just written Suraj. The subscription part is also missing. Your obedient son, yours lovingly. No such thing. Subscription is missing. So, sender's address is not there. Salutation is not proper. Introduction is missing. Conclusion is missing. Subscription is missing. These are the mistakes in this letter. Now, examples of an informal letter. Situation 1. You are Ruchi. What is your name? It is given in the question. You are Ruchi, studying in Dehradun. The place is Dehradun. Write a letter to your brother. Who you are writing to? Your brother Rachit. Advising him to study using online resources and apps during lockdown period. You have to keep in mind the purpose. What is the purpose of writing the letter? To give advice. Who you are writing to? Your brother. Brother's name is Rachit. So which format will be used? Because you are writing to your brother, your family member. So informal format is to be used. Tone should be informal and full of warmth. Warmth means affection. You have affection, you have love for your brother. That is why you're writing to him. So the tone should be informal and it should be full of warmth. Now let us collect our ideas before writing the letter. If there is any recent news, refer to that. In introduction, you will need to refer to any information that you have got about your family through some letter or through some message. Then refer to that because it is recent news. Or say, this oblique means or, say it has been long since I heard from you all, you last. You can write that you have not written a letter for so many days. You can mention that if you have not received any news. Or ask if all are fine. Ask after their health. Now, COVID-19 lockdown. This is the issue we are going to discuss. Schools closed, online classes and learning through apps. Be regular, lessen screen time. Why? Screen time should be lessened. Why? Because it gives stress. Avoid stress, utilize time and energy
in something productive. Now, here's the letter for you. Dehradun, 9 June 2020. This is place. I have not written the complete address. I have just written Dehradun. Then date, 9 June 2020. See, no use of comma. Dear Rachit, again no use of comma. It was a pleasant surprise to learn that you have scored A+ in all the subjects. Now you have a recent news about your brother and you refer to that in the first sentence. It was a pleasant surprise. Pleasant surprise because it is a good news to learn that you have scored A+ in all the subjects. I promise that I will give you a beautiful handmade card when I come home. This is expressing your affection for your brother. Now, this year is going to be a tough one as the spread of COVID-19 has forced our government to close all the schools. Teachers are teaching through Google Classroom, WhatsApp, and other apps. This is the situation. This is now the purpose of writing is to give advice in this situation. I am sure that your teachers are also doing the same. I advise you to attend all your online classes regularly and complete your assignments in time. This is a sister's advice to her brother. It's wise. See the use of contraction. It's instead of it is. It's wise to avoid playing video games and using social networking sites. It will lessen your stress. She gives a tip to lessen the stress, and that is to avoid using a screen for a long time. And that can be done by not playing video games and not using social networking sites. Now, this is conclusion part. I hope you will make sure that you maintain your excellent grades in future. I wish you all the best. You are wishing all the best to your brother. Then do convey my regards to Mummy and Papa. Do convey my greetings, do convey my regards to Mummy and Papa. Take care. Shows your concern for them. Yours lovingly. This is subscription. And then Ruchi. Ruchi is the name given in the letter. You should use that name only if it is given. And if no name is given in the question, you should write X, Y, Z. Okay? If no name is given, X, Y, Z. If the name is given in the question paper, you use those names only. Okay? But in real life, if you are writing, write your name. Don't write X, Y, Z. Okay? Situation 2. You are Rachit. Now you are Rachit, you remember? The name of the brother of Ruchi? It was Rachit. Now you are Rachit. You have just received a letter from your sister Ruchi. Your sister Ruchi has written a letter to you advising you to study online. This letter we wrote just now. He has received the letter and you are the brother, Rachit now. Write a reply to her letter. It should be an informal letter because you are writing to your sister, and the hints are start telling that you have received her letter. First thing, you have received her letter, and then you have to thank her for her concern and care. She is concerned and she cares for you. This is to be mentioned by you. Then ask her to take care of herself and stay safe because she is staying away from home. You have to ask her to stay safe and take care of herself. Tell her you all miss her. You all means you and other family members miss her. This is showing affection and concern. This goes with informal letters. Okay? Do write it. Now situation 3 is you are Suman. Write a letter to your friend Aditi, inviting her to your brother's wedding ceremony. Your brother is getting married. Write a letter to your friend Aditi. You are Suman. Your name is Suman and your friend's name is Aditi. And the purpose of writing is inviting. Purpose of writing is to invite to wedding ceremony. Your audience, who you are writing to is Aditi and she is your friend. Now prepare a mind map. When you are writing to somebody to invite him or her to your place to attend a function, there are so many things which have to be mentioned in the letter. What things you will mention? Prepare a mind map.
You have to give her the date, the venue, the time. These things have to be given to her. And then you have to plan so many things together because she is your friend coming to attend your brother's wedding. You may plan to dance together or do something which is a fun activity. Okay? Follow CODER coder rule. Okay? Choose the letter format, follow that, and the purpose should be, purpose of letter that is inviting for wedding ceremony should be stated very clearly with date, time, and venue. And then in conclusion, you can write what is expected, what she can expect when she comes. Okay? Now situation 3. Imagine you are Aditi, who has received invitation from Suman to attend her brother's wedding ceremony. Now you wrote a wedding invitation from Suman to Aditi. Now you become Aditi. You have received that invitation. Write a reply politely refusing the invitation. Politely refusing. You need to be very polite because you are refusing the invitation sent to you by your friend Suman. Follow proper format, that is informal letter format you have to use. Then thank Suman for the invitation. This is the first thing you will do, that I have received your invitation. I am thanking you for that. Say why you cannot attend the function. Say you will miss all the fun. Now here is an assignment for you children. Imagine you are living in the times of Thomas Alva Edison. You must have read your lesson, The Inventor Who Kept His Promise. You know what he invented. He invented electric light. You are living in the times of Thomas Alva Edison. He is your friend. You have to imagine him to be your friend and write a letter to him congratulating him on the occasion of invention of electric bulb. Okay? Write a letter of congratulations to Thomas Alva Edison as he has invented electric bulb. Write a letter to your mother. This is the second letter that you have to write. Write a letter to your mother describing a new friend you have got. You have to use describing words. You are going to describe a friend. Okay? Good luck for your assignment. नमस्कार बच्चों, मैं वंदना वर्मा, प्रवक्ता नारी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज, एक बार फिर कक्षा 12 गणित के अध्याय 4 सारणिक के अध्ययन हेतु आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 4 सारणिक के भाग 4 का अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे। बच्चों, इसके पहले हमने पाठ 3 में सारणिकों के गुणधर्म को समझा और उनसे संबंधित प्रश्नों को हल किया था। मुझे आशा है आपने उस व्याख्यान को, जो कि भाग 3 में आपको बताया गया था, उस व्याख्यान को अच्छे से समझा होगा और प्रश्नों को हल कर लिया होगा। तो चलिए अब देखते हैं आज भाग 4 में हमारे शिक्षण बिंदु क्या हैं जिन पे कि हमें चर्चा करनी है। तो सर्वप्रथम है बच्चों पुनरावलोकन, जिसमें हम जो कुछ भी पढ़ चुके हैं एक बार उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। इसके बाद किसी वर्ग आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व और उसकी व्युत्क्रमणीयता से संबंधित एक प्रमेय को समझेंगे। इसके बाद हम आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखेंगे। बच्चों, आव्यूह का व्युत्क्रम आप लोग पाठ 3 आव्यूह में भी पढ़ चुके हैं। वहां आपने आव्यूह की प्रारंभिक संक्रियाओं की सहायता से आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात किया था। और यहाँ पे इस पाठ में बच्चों हम आव्यूह का व्युत्क्रम एक सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। सूत्र की सहायता से आव्यूह का व्युत्क्रम आप सरलता पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं, परंतु बच्चों जब बोर्ड परीक्षा में व्युत्क्रम से संबंधित सवाल आता है कि आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो कभी कभी यह प्रश्न में अंकित होता है, ये मेंशन होता है कि आपको प्रारंभिक संक्रियाओं से ही आव्यूह का व्युत्क्रम या इनवर्स ज्ञात करना है। तो इसलिए बच्चों आपको
प्रारंभिक संक्रियाओं से आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना भी आना चाहिए, और यदि उसमें मेंशन नहीं है या कोई और प्रश्न कर रहे हैं तब आप आव्यूह का व्युत्क्रम सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये आव्यूह के से प्रारंभिक संक्रिया और सूत्र, ये दोनों ही विधियों से आपको आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना आना चाहिए। इसके बाद हम आव्यूह के व्युत्क्रम के कुछ गुणों को देखेंगे और फिर हम बीजीय समीकरण के प्रयोग द्वारा भी व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। इसमें यह जो बीजीय समीकरण होता है यह आपको प्रश्न में दिया गया होता है, जिसके सहायता से हम व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं। कभी कभी इस प्रकार का प्रश्न भी बोर्ड में पूछा गया है। और इसके अंत में गृह कार्य। तो चलिए आगे चलते हैं। बच्चों, हमने इसके पहले जब भाग 2 में हमने पढ़ा था तो भाग 2 के व्याख्यान में हमने पढ़ा था व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते हैं। इसको मैं आपको एक बार और बताना चाहूंगी। व्युत्क्रमणीय आव्यूह वे आव्यूह होते हैं जिनके सारणिक का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है, अतः यह शून्य नहीं होना चाहिए। और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते हैं बच्चों? वे आव्यूह जिनके सारणिक का मान क्या होता है? शून्य होता है। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से देखते हैं। मैं एक ए आव्यूह लेती हूं, वन, ये मैंने आव्यूह लिया। इसके सारणिक का मान ज्ञात करते हैं बच्चों। तो ये द्वितीय कोटि का आव्यूह है, तो इसके हम सारणिक का प्रसरण द्वारा इसका मान ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा -4 × 1 -6 × 5। तो ये आपका आ जाएगा -4 -30। तो ये हमारा कितना आया बच्चों? -34। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 0 आया। तो यहाँ पे ए कैसा आव्यूह है? ए व्युत्क्रमणीय है। ठीक है बच्चों, अब एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे मैं एक आव्यूह बी लेती हूँ, 1 2 3 6, और इसके सारणिक का मान ज्ञात करते हैं प्रसरण से। तो क्या होगा बच्चों? 1 × 6 -2 × 3। तो ये हो जाएगा हमारा 6 - 6, ये आपका आ जाएगा 0। बच्चों, यहाँ पे इस सारणी का मान क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, अतः यह कैसा होगा? अतः बी हमारा कैसा सारणिक होगा? ये अव्युत्क्रमणीय होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं। अब बच्चों, मैं आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी एक प्रमेय, 2 प्रमेय पे, जो कि हमने भाग 2 में पढ़ चुके हैं। यदि हम, पहली प्रमेय हमने पढ़ी थी, यदि ए व बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं, तब हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि ए और बी आव्यूह के गुणनफल का जो सारणिक होगा वह क्रमशः उनके सारणिकों के गुणनफल के बराबर होगा। यह प्रमेय हमने पढ़ी थी बच्चों भाग 2 के व्याख्यान में। और हमने एक और प्रमेय पढ़ी थी, यदि ए एक n कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो हमने एक ये प्रमेय भी पढ़ी थी। और बच्चों, हमने, आप देखिएगा इसको भाग 2 में, तो हमने इसको सत्यापित भी किया था। a × एडजॉइंट है, एडजॉइंट है बच्चों, आप जानते हैं एडजॉइंट है मतलब क्या होता है? किसी भी आव्यूह का सहखंडज। तो a एडजॉइंट है इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट a × a इज इक्वल टू सारणिक a × I, जहां I क्या है? ये I भी एक n कोटि का तत्समक आव्यूह है। तो बच्चों, ये वाली प्रमेय भी हमने पढ़ी थी। ये आपको इसलिए इसकी पुनरावृत्ति करें क्योंकि अभी आगे आने वाली
जो भी हम आगे पढ़ेंगे उसमें इनका प्रयोग हम करेंगे। इसके बाद आते हैं, अब हम प्रमेय पे आते हैं। हमारी प्रमेय है कि एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि वह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। बच्चों, इसमें आपको दो स्टेटमेंट दिख रही हैं, एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व, और दूसरी जो स्टेटमेंट है वो है वह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और बीच में आप एक ये जो देख रहे हैं यदि और केवल, ऐसा आप लोगों ने कई प्रमेयों में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में कई प्रमेयों में आपने इस प्रकार से पढ़ा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि यदि हम प्रथम वाली जो स्टेटमेंट है उसको सत्य माने तो हमें यह सिद्ध करना होता है कि वह व्युत्क्रमणीय होगा और उसका विलोम भी सत्य होता है। यह होता है यदि और केवल यदि का अर्थ। तो हम इसमें देखिए, पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट लेके चलते हैं, यानी कि हम मानते हैं कि एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो हम मानते हैं, माना ए एन कोटि का वर्ग आव्यूह है जिसका अस्तित्व है। और आई एन कोटि का हम तत्समक आव्यूह लेते हैं। तब एन कोटि के वर्ग आव्यूह बी का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई। ये अभी अभी आपको मैंने पुनरावलोकन जब किया तब मैंने आपको इस प्रमेय को समझाया है। तो इस प्रकार से इसका अस्तित्व होगा। अब इसमें हम ए बी बराबर आई लेते हैं, तो ए बी बराबर बी आई। ये बच्चों, ये जो है इसको आप पढ़ चुके हैं, जब आपने आव्यूह में व्युत्क्रम पढ़ा था तब आपने ये पढ़ा था कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई होता है यदि वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो ए बी बराबर आई हो गया। इसके बाद अभी बच्चों आपको मैंने प्रमेय बताई थी कि सारणिक ए बी बराबर इज इक्वल होता है सारणिक ए सारणिक बी, और आई यानी तत्समक आव्यूह के सारणिक का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो यदि ये दोनों बराबर हैं तो हम इनका सारणिक ले सकते हैं, वे भी बराबर होंगे। और इस प्रमेय की सहायता से हम ए बी के सारणिक को हम लिख सकते हैं सारणिक ए सारणिक बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि तत्समक आव्यूह के सारणिक का मान क्या होता है, 1। तो इस प्रकार से बच्चों ये आया है। इसका अर्थ होता है अतः ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इन दोनों के सारणिक का यदि गुणनफल 1 आ रहा है इसका मतलब है इनमें से ना तो सारणिक ए 0 होगा और ना ही बी। अतः सारणिक ए इज नॉट इक्वल टू 0, अतः यह व्युत्क्रमणीय होगा। अतः ए व्युत्क्रमणीय है। ठीक है बच्चों, अब हम इसका विलोम लेके चलते हैं। विलोमतः लेते हैं। तो बच्चों अब हम क्या मानेंगे, माना ए व्युत्क्रमणीय है तो इसका मतलब सारणिक ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसकी भी प्रमेय अभी आपको मैंने पुनरावृत्ति या पुनरावलोकन में आपको बताया है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू सारणिक ए इंटू आई होता है। हम पूरे समीकरण में क्या करते हैं, सारणिक ए से भाग दे देते हैं। तब यह किसके इक्वल होगा, हम इसको लिख सकते हैं, हम इसमें यहाँ पे मान के चलते हैं ए बी बराबर बी ए इज इक्वल टू, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ खाली आई मिलेगा।
जहां b बराबर बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम b को ये मान रहे हैं एडजॉइंट a अपॉन सारणिक a, ये तो यहाँ पे b क्या है बच्चों 1 अपॉन सारणिक a इंटू एडजॉइंट a। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वर्ग अवयव एक मतलब कि a का जो अतः a के व्युत्क्रम का अस्तित्व है और यह किसके बराबर है, a व्युत्क्रम को हम a इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं और ये किसके बराबर है 1 अपॉन सारणिक a इंटू एडजॉइंट a। ये हमें सूत्र मिल गया, यही सूत्र है जो कि a व्युत्क्रम या a इनवर्स का सूत्र होता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आव्यूह के व्युत्क्रम की परिभाषा में। इसे आप आव्यूह पाठ में भी पढ़ चुके हैं। तो यदि a n कोटि का अशून्य वर्ग आव्यूह है तथा यदि n कोटि का एक वर्ग आव्यूह b इस प्रकार से है कि ab बराबर ba बराबर in, तब आव्यूह b को आव्यूह a का प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहते हैं और इसे a इनवर्स बराबर b से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला होता है a इनवर्स बराबर 1 अपॉन सारणिक a इंटू एडजॉइंट a। तो अगर आपको a इनवर्स ज्ञात करना है या a व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो बच्चों हम पहले क्या निकालेंगे, हम पहले a का सारणिक ज्ञात करेंगे और फिर हम क्या निकालेंगे एडजॉइंट a यानी a का सहखंडज ज्ञात करेंगे। लेकिन इसके पहले आप यह भी चेक करेंगे कि क्या इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। उसके लिए आप जब सारणिक a निकालेंगे तो वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वह व्युत्क्रमणीय होना चाहिए। अब हम इनसे संबंधित आव्यूह के व्युत्क्रम के कुछ गुण समझ लेते हैं। तो गुणों में देखिए पहला है a इनवर्स बराबर a, यानी कि किसी आव्यूह के व्युत्क्रम का व्युत्क्रम उस आव्यूह के बराबर होता है। इसके बाद यदि हमने दो समान कोटि के वर्ग आव्यूह लिए हैं a व b तो उनके गुणनफल का जो इनवर्स होगा वह b इनवर्स a इनवर्स के बराबर होगा। इसके बाद AT बच्चों आप जानते हैं, यानी किसी आव्यूह का परिवर्त जिसे हम a डैश से भी प्रदर्शित करते हैं, a डैश या AT से प्रदर्शित करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आव्यूह का परिवर्त। तो यदि हम किसी आव्यूह के परिवर्त का व्युत्क्रम ज्ञात करें तो वह उस आव्यूह के व्युत्क्रम का जो परिवर्त होगा वह बराबर होगा। इसके बाद आता है कि किसी आव्यूह के व्युत्क्रम का सारणिक किसके बराबर होता है बच्चों, उसके सारणिक के व्युत्क्रम के। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि a इनवर्स जो है ये तो एक क्या होगा बच्चों, आव्यूह होगा, तो आप इसका सारणिक ज्ञात करेंगे और यहाँ जो हम सारणिक ज्ञात करेंगे इस वाले में RHS में यह एक संख्या होगी। ठीक है, सारणिक एक संख्या होती है, तो इसके -1 का अर्थ है कि उसका प्रतिलोम। जैसे मान लीजिए अगर हमारा सारणिक 2 आया तो सारणिक कि -1 का मतलब बच्चों ये आप जानते ही हैं 2 का प्रतिलोम यानी 1/2। तो आप समझ गए सारणिक का प्रतिलोम का मतलब होता है उस संख्या का प्रतिलोम। तो फिफ्थ प्रमेय है a इनवर्स बराबर a इनवर्स a इज इक्वल टू I, यानी कि किसी व्युत्क्रम को यदि हम उसके किसी आव्यूह को उसके व्युत्क्रम से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक तत्समक आव्यूह मिलेगा। उसके बाद यदि हम आव्यूह के प्रत्येक अवयव को k से गुणा करते हैं, एक शून्येतर संख्या है, ये चूंकि सारणिक है इसलिए हमें यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे a एक आव्यूह है इसलिए हम उसके प्रत्येक अवयव को k से गुणा करेंगे और फिर उसका इनवर्स निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 1/k a इनवर्स के बराबर होगा। ये हो गए हमारे आव्यूह के व्युत्क्रम के गुण। चलिए अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो ये बच्चों एक आव्यूह दिया है, इसमें दिया निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो हम इसको मान लेते हैं, ये हमने माना ये एक आव्यूह A है। तो सर्वप्रथम हम इसका फॉर्मूला देखते हैं बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, A इनवर्स बराबर होता है, अभी आपको बताया 1 सारणिक A इंटू एडजॉइंट A। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम सारणिक A ज्ञात करेंगे। सारणिक A बराबर आप प्रसार से ज्ञात करेंगे। मैं अब इसको आपको बताती हूँ कि मैं इसको प्रथम स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसरण करूंगी। क्यों करूंगी, क्योंकि इसमें दो अवयव शून्य है, इससे हमारा जो कैलकुलेशन होगा वह आसान हो जाएगा और हमारा समय भी बचेगा। तो इसलिए मैं इसको किसके सापेक्ष करूंगी, C1 के सापेक्ष प्रसरण करेंगे। C1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर
तो हमें क्या मिलेगा बच्चों 1 और इसके उपसारणिक से गुणा करेंगे तो 2 इंटू 5 10 माइनस 0 और फिर हमारा जो इस स्तंभ का ये जो दूसरा अवयव है ये है हमारा 0 माइनस 0। इसके साथ हम इसका उपसारणिक इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वह जब उससे गुणा होगा तो हमें 0 ही मिलेगा और प्लस में फिर 0 क्योंकि जब हम इस 0 के उपसारणिक से गुणा करेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा, तो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं और इसीलिए हमारा समय बचता है। तो ये हमारा है 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। ये नॉट इक्वल टू 0 है, अतः ए व्युत्क्रमणीय है। तो पहले तो आपको यही देखना है कि ए व्युत्क्रमणीय है अथवा नहीं। अगर वह होगा तभी आप उसका व्युत्क्रम ज्ञात कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो बच्चों अब हम निकालते हैं A11। अब इसका भी सूत्र बता दूं। A11 क्या है बच्चों? यह है सहखंड। इसका भी फॉर्मूला आपने पढ़ा था। AIG बराबर होता है -1 पावर 1 प्लस I प्लस जे MIG, जहां MIG क्या है? यह है प्रत्येक अवयव का उपसारणिक है। तो यदि हमें A11 ज्ञात करना है तो 1 प्लस 1 क्या होता है बच्चों? 2 होता है। यह एक सम संख्या है इसलिए हम प्लस का निशान लगाएंगे और यहाँ पे इसका उपसारणिक लिखेंगे तो क्या आएगा 2 5 10 माइनस 0। तो ये हमको मान मिल गया 10। इसके बाद A12 2 प्लस 1 3 जो कि एक विषम संख्या है इसलिए माइनस का निशान लगाएंगे और A12 जब हम यहाँ से ज्ञात करेंगे सारणिक करेंगे तो हमें मिलेगा 0 माइनस 0 जो कि क्या हो जाएगा 0। इसके बाद हम A13 ज्ञात करेंगे। 3 प्लस 1 क्या होता है बच्चों? 4 होता है जो कि एक सम संख्या है और इसलिए हम यहाँ पे कौन सा निशान लगाएंगे? यहाँ पे हम प्लस का निशान लगाएंगे और इसका जब हम उपसारणिक लिखेंगे तो हमें मिलेगा फिर से 0 माइनस 0 जो कि आएगा 0। A21 ज्ञात करते हैं। 2 प्लस 1 3 जो कि फिर से एक विषम संख्या है अतः हम माइनस का निशान लगाएंगे और इसको करेंगे तो ये आएगा 2 5 10 माइनस 0 अर्थात ये होगा -10। इसके बाद A22 2 प्लस 2 क्या होता है बच्चों? 4। यह एक सम संख्या है इसलिए प्लस का निशान लगेगा और इस अवयव का उपसारणिक ज्ञात करेंगे तो हमारा आएगा 5 माइनस 0, ये हमारा हो जाएगा 5। इसके बाद A23 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 3। फिर कैसी संख्या है बच्चों? ये एक विषम संख्या है तो इसलिए माइनस का निशान लगाएंगे और इस अवयव का उपसारणिक देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये इस A23 इसका निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 0 0 माइनस 0 अतः ये हमारा हो जाएगा 0। अब हम निकालेंगे A31। 3 प्लस 1 क्या होगा? 4। यह एक सम संख्या है तो प्लस का निशान लगाएंगे और इस वाले अवयव का हम उपसारणिक ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा 4 2 8 माइनस 6 यानी ये आ गया हमारा 2। इसके बाद A32 ज्ञात करेंगे। 3 प्लस 2 बच्चों होता है 5, विषम संख्या है इसलिए हम माइनस का निशान लगाएंगे और इस अवयव का उपसारणिक लिखेंगे तो क्या आएगा 4 1 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 ये आ गया -4। इसके बाद हम A33 लिखेंगे। A33 3 प्लस 3 एक सम संख्या है और इसलिए इसमें निशान कौन सा लगेगा? प्लस का लगेगा और इस अवयव का जब हम इस अवयव का जब हम उपसारणिक ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 2 2 माइनस 0 तो ये हमारा आ गया 2। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों? एक हम निकालेंगे सहखंड का आव्यूह। ये जो हमने सहखंड निकाले हैं इनका आव्यूह बनाएंगे जिसे हम b से निरूपित करते हैं। तो बच्चों ये क्या मिलेगा हमें? 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों? इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए क्या होता है यानी सहखंड जे का कैसे निकलता है? ये जो सहखंड का अवयव निकला है इसका परिवर्त यानी कि हम क्या करेंगे? पंक्तियों को स्तंभों में परस्पर विनिमय कर देंगे तो आ जाएगा 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2। अब हम इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे व्युत्क्रम का। ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ये हमारा आ जाएगा
इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हमारा 10 निकला था, और यहाँ पे हम एडजॉइंट ए का पूरा सारणिक लिख देंगे, तो क्या आएगा 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2। इस प्रकार से ये हमारा ए इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इस अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कर लिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमने बीजीय समीकरण के प्रयोग द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करनी है। ये हमें एक ए अवयव दिया हुआ है और यहाँ पे हमें यह बीजीय समीकरण दिया है जिसकी सहायता से हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो पहले हम बच्चों ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर यानी कि ए क्रॉस ए और ए का गुणा करेंगे, तो 3 1 माइनस 1 2 और 3 1 माइनस 1 2, इन दोनों का गुणा करेंगे। गुणनफल आपको, अवयव का गुणनफल आप लोग सीख चुके हैं। तो प्रथम रो को पहले प्रथम पंक्ति से, फिर प्रथम पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से करेंगे। तो बच्चों आएगा 3 3 जा 9 माइनस 1, और यहाँ पे आएगा 3 माइनस 2। उसके बाद यहाँ पे हम द्वितीय पंक्ति को, इस अवयव की इस द्वितीय पंक्ति को प्रथम स्तंभ एवं द्वितीय स्तंभ से क्रमशः करेंगे। तो आएगा -3 -2, और यहाँ पे आएगा -1 +4। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ गया ए स्क्वायर। अब हम देखते हैं, अब हम इस समीकरण को सिद्ध करते हैं। हम इसके लिए सर्वप्रथम क्या लेते हैं बच्चों, LHS लेते हैं। LHS है हमारा ए स्क्वायर -5a + 7i। ठीक है, तो इसको हमें पहले सिद्ध करना है। ये बच्चों जो O है ये एक शून्य अवयव है। शून्य अवयव अर्थात जिसके कि प्रत्येक अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। तो इसमें हम मान रख देते हैं, यहीं पे रखते हैं। ए स्क्वायर है हमारा 8 5 -5 3 -5, ए का मान रख देंगे तो आएगा 3 1 -1 2, और यहाँ पे +7 1 0 0 1। इसको हल करते हैं तो क्या आएगा 8 5 -5 3, और ये चूंकि अवयव है तो 5 अंदर प्रत्येक अवयव से गुणा होगा, तो 15 5 -5 10 +7 0 0 7। ठीक है बच्चों, अब हम इसको हल करते हैं। तो ये सारणिकों का आपने योग और घटाना सीखा है, तो हम इसको लिखेंगे 8 -15 +7 5 -5 +0 -5 +5 +0 3 -10 +7। और ये देखिए बच्चों, इसको हल करने पे ये भी शून्य आ रहा है, ये भी शून्य आ रहा है, ये भी शून्य और ये भी शून्य। अतः ये किसके बराबर हो गया, ये एक हमारा शून्य अवयव हो गया, अतः ये RHS के बराबर है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम इसका पहला भाग कर चुके हैं कि हमें दर्शाना है ये O के बराबर है। अब इसकी सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, A इनवर्स ज्ञात करना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम इसका अगला भाग करते हैं। अगले भाग के लिए अब हमें A इनवर्स ज्ञात करना है। तो फिर से अब चूंकि हमने इसको सिद्ध कर दिया है तो हम इसी बीजीय समीकरण को लेके चलेंगे 0। इसको हम A स्क्वायर -5a इज इक्वल टू, ये O है बच्चों, 0 नहीं है, O है, O -7i। तो यहाँ पे A स्क्वायर -5a इज इक्वल टू, जब हम शून्य अवयव में किसी भी अवयव को घटाते हैं या जोड़ते हैं तो हमें वही अवयव प्राप्त होता है, तो -7i आ गया ये। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम A इनवर्स से या A व्युत्क्रम से उत्तर गुणन करेंगे, यानी कि पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा A स्क्वायर को हम A लिख सकते हैं, हमने A इनवर्स कर दिया। उत्तर गुणन यानी कि पोस्ट मल्टीप्लाई यानी बाद में करेंगे, और -5a इनवर्स इज इक्वल टू -7i A इनवर्स। अब बच्चों आपने ये भी पढ़ा है कि A इनवर्स हमारा कितना होता है, I होता है, और A इनवर्स भी कितना होता है बच्चों, A इनवर्स होता है। तो इसलिए ये हो जाएगा AI -5i
इज इक्वल टू -7a इनवर्स। आप लोगों ने बच्चों ये भी गुणधर्म पढ़ा है कि ai बराबर कितना होता है, a होता है। अतः हम इसको क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, -5i इज इक्वल टू -7a इनवर्स। a का मान हमें यहां से लेंगे प्रश्न से। a का मान हमारा क्या है, 3 1 -1 2 माइनस में 5, i एक तत्समक अवयव है तो 1 0 0 1 इज इक्वल टू -7a इनवर्स। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं इसको, तो ये इसको फिर हल करेंगे। अब यहाँ पे फिर से वही होगा, 5 अंदर गुणा हो जाएगा प्रत्येक अवयव से, तो आप इसको लिखेंगे 3 1 -1 2 -5 0 0 5 इज इक्वल टू -7 a इनवर्स। इसको हम हल करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 3 -5 1 -0 -1 -0 और 2 -5। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ जाएगा -7a इनवर्स। अब इसको देखते हैं आगे, तो ये आ जाएगा हमारा -2 1 -1 -3, ये हो गया हमारा -7a इनवर्स। ठीक है बच्चों, अब हम -7 को यहाँ भाग कर देंगे तो -1/7 -2 1 -1 -3 इज इक्वल टू हो गया a इनवर्स। और माइनस का साइन अंदर हम फिर गुणा कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 -1 1 3 और 1/7, ये हो गया हमारा a इनवर्स। ये हमारा बच्चों आंसर है। ठीक है, तो बीजीय समीकरण के प्रयोग से हम इस प्रकार से व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं। इसके बाद हम आते हैं गृह कार्य के पे। तो बच्चों प्रश्न 1 और 2 में दिए गए अवयवों का व्युत्क्रम ज्ञात करना है जिनका अस्तित्व है। अस्तित्व आप कैसे ज्ञात करेंगे, यदि वह व्युत्क्रमणीय है, यानी कि यदि हम a का सारणी ज्ञात करेंगे, यदि वह नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तब तो अस्तित्व है, और यदि अस्तित्व होगा तभी आप व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे, अन्यथा नहीं। इसके बाद प्रश्न 3 में आपको इसको सत्यापित करना है, तो आप पहले a और b का गुणनफल निकाल के उसका इन्वर्स निकालिएगा और फिर b इन्वर्स a इन्वर्स RHS को लेके हल करिएगा और LHS RHS को सिद्ध करिएगा। ये बच्चों यहाँ पे बीजीय समीकरण की सहायता से फिर आपको a इन्वर्स निकालना है और यहाँ पे एक तृतीय कोटि का अवयव है। तो बच्चों ये आप प्रश्न करिएगा। आशा है कि आज के व्याख्यान में आपको जो भी कुछ पढ़ाया है वह समझ आया होगा, और इनसे संबंधित प्रश्नों को आप गृह कार्य को भी करिए और आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए हैं उनको भी आप हल करिए।